देखिए, ये दुआ फाउंडेशन जो हम चलाते हैं कलेक्टर ऑफिस में इसका सेंटर है, जहाँ पर हम लेडीज़ के लिए है तो बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं। मैं जब से एमएलए बना हूँ तब से अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जहाँ पर फ्री टेलरिंग क्लासेस चलाई जाती है। 3 महीने का कोर्स होता है। उसके बाद एक एक बच्ची को हम लोग है तो सिलाई मशीन देते हैं ताकि वो अपने एक रोज़गार का ज़रिया खड़ा कर सके करके। फिर मेहंदी के क्लासेस होते हैं। हमने पुलिस ट्रेनिंग के लिए 100 बच्चे और बच्चियाँ 100 लोगों का ग्रुप तैयार किया है और उनको हमारे दुआ फाउंडेशन के ज़रिए हर रोज़ सुबह 6 बजे इनका ट्रेनिंग ली जाती है, फ़िज़िकल ट्रेनिंग और रिटन एग्जामिनेशन के अंदर कैसा। तो ये सब दुआ फाउंडेशन के ज़रिए किया जा रहा है। बस यही है कि हमारी तरफ से हम जितनी कोशिश करते आनंदी आहे मतलब खूप हे होतं माझ्यावर जेव्हा मी 2014ला राजनीतीमध्ये आला तर एक साधा NC पण नाही होतं माझ्या विरोध। आणि आता काय आहे की लोड शेडिंगसाठी तुम्ही आंदोलन केले तर मोठा केस झाला तुमच्यावर। वक्फ बोर्डाची जमीन आम्ही परत घेतली क्रांती चौकची तर त्याच्यावर मोठा केस झाला। मग हे तस्लिमा नसरीनचा केस होता। तर अशा प्रकारचे अनेक केसेस होते। तर माझी आता एक अपेक्षा हेच आहे की कोर्टाने त्याच्या बाबतीत लवकरात लवकर निर्णय घेऊन काय आहे की काल कोर्टाने आज 11 वाजताचा टाइम दिलं होतं। मी त्यांना बोललो होतो की मी त्या आंदोलनामध्ये सहभागी होणार आहे, पण कोर्टाने सांगितलं की नाही आज 11 वाजता तुम्हाला कोर्टामध्ये आपल्याला डिसिजन द्यायचे आहे, म्हणून ते कोर्टामध्ये जाणं मला खूप महत्त्वाचं होतं। मी नाही गेलो असतं तर हे निर्णय आला नसतं ना, म्हणून ते महत्त्वाचं होतं। सर जैसा आपने चला रहे हैं ये दुआ बैंक आपके ऑफिस के अंदर चलता है, लेकिन औरंगाबाद में कई सलम बस्ती ऐसी है, हमने सर्वे भी किया है, वो चाहते हैं आपके जरिए से कि अब बस्तियों के अंदर भी सेंटर खुला जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खवातीन। हमारी ख्वाहिश है कि हम इस तरह के सेंटर्स खोले करके। हमने ग्रामीण के इलाके के अंदर हम गए थे और वहाँ पे कुछ लेडीज़ जब मिली थी तो वहाँ पे हमने एक जिम्मेदारी वहाँ पे दी थी और वहाँ पर हमने 5 मशीन्स भी देने का उनको वादा किए हैं। तो हम चाहेंगे कि मतलब इसको और सेंटर, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम इसके अंदर गवर्नमेंट की कोई मदद नहीं लेते। आप जैसे चाहने वालों की मदद से, हाँ, जो हमारे साथ जुड़ के है तो मदद करना चाहते हैं कुछ लोगों की, उस हिसाब से हम चलाते हैं। ख्वाहिश तो मेरी भी है कि इसके सेंटर्स के और ब्रांचेस हम खोले करें। चलिए, मेरे साथ मौजूद है बिलाल जलील साहब और ये भी आज प्रोग्राम में उपस्थित है। सर, ये एक प्रोग्राम हुआ है, कई गरीब महिलाओं को मशीनें दी गई है, एक सामाजिक रूप में, एक मानवता के रूप में इस काम को आप कैसा देखते हैं और आपका संदेश क्या है? जी, हमने 6 साल पहले हमने शुरुआत की थी, कोशिश की थी, जब हमारे पास सिर्फ बहुत कम फंड था और हम सिर्फ 40 लड़कियों को है तो फ्री स्टिचिंग क्लासेस देते थे। आज वो 4 साल 5 साल के बाद इतना बड़ा हो चुका है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ग्रेजुएटिंग जो बैचेस हैं, तो कोविड की वजह से जो उनका प्रोग्राम नहीं हो पाया वो आज पूरा हुआ है, उनको फ्री में मशीन्स मिली हैं। और आज हमने जो पहले हम 30 लोगों की क्लास चलाते थे, आज हम 60 लोगों की क्लास चला रहे हैं एक बैच में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम साल में 3 बैचेस करते रहते हैं। एक साल में हमारा 180-200 लड़कियों का टारगेट होता है और छोटी सी कोशिश है हमारी और उसी को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। औरंगाबाद में 115 वार्ड है और उसमें जो 17-18 सलम बस्तियाँ है, कुछ गरीब महिलाओं के हमारा सर्वे रहा है, उनकी मांग है कि इम्तियाज जलील साहब अगर हमारे वार्ड में, ताकि दूर पड़ता ना आने जाने को, पैसे भी लगते हैं, तो अगर ऐसा अगर हो जाए तो क्या सबके लिए क्लासेस कर रहे हैं। थोड़ा सा वही तो हमारी जितनी हैसियत है हम उस हिसाब से कोशिश कर रहे हैं। जितने लोग हमारी मदद करेंगे उतना हम बड़ा करेंगे। जितनी हमारी हैसियत है हम साहब भी कहते रहते हैं, वही कोशिश कर रहे हैं। आज हम मौलाना आज़ाद से सेंटर में मौजूद है और तमाम दर्शकों को बता दें कि खासदार इम्तियाज जलील की ओर से दुआ बैंक के द्वारा महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें सिलाई मशीन है, मेहंदी है और दीगर कोर्स चलाए जाते हैं। और इस कोर्स को ट्रेनिंग देने की विशेषता ये है कि जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तमाम ऐसी महिला जो यहाँ पर सीखती है उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और एक सिलाई मशीन मुफ्त दी जाती है। हम समझते हैं एक सिलाई मशीन 8 से 10 हज़ार से कम नहीं आती है। जी, आप ये बोलिए, आपको सिलाई मशीन मिली, आपको सर्टिफिकेट मिला है, तो आपके मन में क्या चल रहा है, बोलना चाहते हैं? सर इतने अच्छे हैं कि आप मशीन दिए और सर्टिफिकेट दिए। अल्लाह आपको अच्छा रखे और उम्र दराजी करे आपकी। बहुत बहुत दुआएं हैं हमारी तरफ से कि ऐसे बहुत सारे लेडीज़ की बहुत अपने फील। चलिए, मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर एक और महिला है। तय आपका स्वागत है। आप ये बोलिए, आपको आज आपको मशीन मिली है, सर्टिफिकेट मिला है, प्रमाण पत्र मिला है, हाँ। तो आपके मन में क्या चल रहा है और खासदार साहब को आपका संदेश देना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, इतना धन्यवाद कि बस बहुत धन्यवाद है। आभार। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ मशीनें रखी हुई नई जो महिलाएं ने, जो ख़वातीन ने, जो हमारी माँ बहनों ने 6 महीने का कोर्स किया था, उनको कोर्स मुकम्मल होने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया गया और एक फ्री में मशीन दी गई। हम समझते हैं कि जब ये महिला जब सीख के अपने घर जाएगी मशीन लेके, हम समझते हैं कि वो महिला को रोज़गार मिलेगा और वो अपने परिवार की, अपने बाल बच्चों की कुछ तो मदद कर सकेंगे। वाकई ये एक मानवता भरा काम है और हम समझते हैं इस काम को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। और कई लोगों ने कहा है
कि खादिर इम्तियाज़ जलील साहब को हम दुआएं देते हैं, इनको आशीर्वाद देते हैं और वो लंबी उम्र जिए और इस तरह से वो पुण्य के काम, एक अच्छा काम करते रहे। हमारी बहनों को, बेटियों को जो सिलाई मशीन दी जा रही है, मैं आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमारे जो मेहमान खुसूसी है, वैसे तो बहुत सारे यहाँ पर जितने भी हमारी बहनें आई है, आपके एक बच्चा, दो बच्चे, तीन बच्चे हो सकते हैं, लेकिन हमारे आज की जो गेस्ट है वो 900 बच्चों की माँ है, डॉक्टर अर्चना सारदा। इनके एनजीओ में मैं गया था, जहाँ पर ये 900 छोटे बच्चों को जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज होता है और माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं कि कैसा किया जाए, इनका इलाज बहुत महंगा होता है। और उस दिन इनका काम देखकर मैंने, बहुत सारे पेरेंट्स थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से डॉक्टर अर्चना सारदा इन बच्चों का ख्याल रखती है। तो मैंने एक पेरेंट से ये पूछा था कि क्या तुमने कभी भगवान को देखा है आंखों से? तो उन्होंने कहा नहीं। मैं बोला भगवान ऐसे ही शक्ल के अंदर आते हैं। थैंक यू डॉक्टर अर्चना सारदा जी, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, क्योंकि मैं आपका काम देख के सचमुच ही बहुत इंस्पायर हुआ था। मैं ऐसे लोगों की बहुत कदर करता हूँ जो समाज के, जो पिछड़े लोग होते हैं, जो जरूरतमंद होते हैं, उनकी मदद करते हैं। हमारी दूसरी गेस्ट है मेजर फिरासत। मैं जब मेजर फिरासत से पहली मरतबा मिला था तो मैं यकीन मानिए फिरासत जी, मैं हम मीडिया में आ गए तो बहुत दिल से ये बात कह रहा हूँ, मैं बहुत इंस्पायर हुआ था आपसे। और इसलिए इंस्पायर हुआ था कि हमारी जो बच्चियां हैं उनके वालिदैन ये सोचते हैं कि बच्चियों को पढ़ाओ लिखाओ, शादी करो और अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दो। लेकिन आज जब आदमी के अंदर, अगर हमारे किसी शहर की एक होनहार लड़की मेजर के रैंक तक पहुंच सकती है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर जितने भी और भी हमारी जो बच्चियां यहाँ पर है वो उनसे इंस्पिरेशन लेकर यकीनन वो भी जिंदगी में अपना एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकती है, आगे बढ़ सकती है। सो थैंक यू वेरी मच मेजर फिरासत जी। हमारे साथ आज अस्मा शेख मैडम भी है जो हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़ी हुई है, बहुत अच्छी वकील है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे वुमेन्स विंग की प्रेसिडेंट भी है। मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आई हुई है। मैं उम्मी फातिमा मैडम जो इत्तेफाक से मेरी दीदी है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो लॉ फाउंडेशन चलाती है। अनवर भाई, अनवर सर जो आप लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं, तमाम टीचर्स जो आप लोगों का बहुत काम करते हैं। मैं आज जाती तौर के ऊपर, मैं अभी सोहेल ज़कीरुद्दीन साहब आपको 2-3 मरतबा ये कहे हैं कि मैं बहुत अपने मसरूफियत में से वक्त निकाल कर दुआ फाउंडेशन को वक्त देता हूँ। मैं जाती तौर के ऊपर अभी आज थोड़ा सा खुश इस वजह से हूँ कि मैं अदालत से आ रहा हूँ, कोर्ट से आ रहा हूँ। कोर्ट में अभी मेरे खिलाफ कुछ केसेस चलाए जा रहे हैं, जिसमें एक केस का फैसला अभी आया है और उस केस के अंदर मुझे बाइज्जत बरी किया गया है। ये कौन सा केस था? तो गुस्ताखे रसूल तस्लीमा नसरीन जब आई थी और वो शहर के अंदर घूमने के लिए, टहलने के लिए आई थी, तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि ये जिला मेरा है, कौन आएगा कौन जाएगा ये मैं तय करूंगा। एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया गया था। एक केस रजिस्टर हुआ था मेरे ऊपर जिसकी सुनवाई चल रही थी और आज उसका फैसला आया है। अदालत ने कहा कि कोई सबूत नहीं है, बाइज्जत बरी किया जाता है। तो आप लोगों की दुआओं की वजह से मुमकिन हुआ है। अभी और भी 3-4 केसेस है, अस्मा जी थोड़ी मदद करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये देखने के इंतजार में है कि इम्तियाज जलील को अंदर कब भेजा जाए। और बहुत सारे लोगों की ये साजिशें चल रही है कि किसी न किसी तरह से मुझे सजा मिले और सजा मिलकर मुझे हरसूल जेल भेजने के लिए
बहुत बड़ी बड़ी साजिशें राजनीतिक पार्टी के द्वारा चलाई जा रही है। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कुछ हमारे अपने भी लोग हैं जो इस साजिश का हिस्सा है और उन्हें ऐसा लगता है कि एक बार इम्तियाज जलील, ये जो काका हमारे बीच में खड़ा है, इसको हटा दो, इसको साफ कर दो तो अपने रास्ते साफ हो जाएंगे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि मैं जब घर से निकलता हूँ तो सिर्फ अकेले मेरी माँ की दुआएं नहीं बल्कि दुआओं का काफिला मेरे साथ चल रहा है। उन लोगों की दुआएं मेरे साथ रहती है जिनके लिए मैं मेहनत करता हूँ और यही सोचकर मैं हर कदम को उठाता हूँ, बस यही सोचकर हर मुश्किल से लड़ता जा रहा हूँ, हर मुश्किल से लड़ता जा रहा हूँ कि धूप कितनी भी तेज हो समंदर कभी सूखा नहीं करते। जो साजिशें हो रही है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे न जाने कितनी ऐसी माओं की, बहनों की दुआएं हैं। और इसीलिए जब हमने इस एनजीओ को बनाया था तो इसके ऊपर बहुत सारे नामों के ऊपर चर्चा हुई थी और मैंने कहा था कि हम इसका नाम दुआ रखेंगे, दुआ फाउंडेशन रखेंगे, क्योंकि मेरे पास जितना भी कारोबार होता है, जितना भी लेन देन का मामला होता है, वो पैसों का नहीं होता है। हम दुआओं का सौदा करते हैं, दुआएं देते हैं और दुआएं लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है जब इस तरह के बैचेस कंप्लीट होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज इस मुकाम के ऊपर पहुंचा हूँ वो आप लोगों की दुआओं की वजह से पहुंचा हूँ और मेरी तरफ से जितना हो सकता है। देखिए, दुआ फाउंडेशन जो हम चलाते हैं, हम कोई सरकारी स्कीम का सहारा नहीं लेते हैं, कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं लेते हैं। बस कुछ चाहने वाले लोग होते हैं जो अपने तौर के ऊपर कहते हैं कि नहीं चलिए हम भी आपके साथ जुड़ते हैं। मुझे मालूम है कि पिछले रमजान के वक्त में हमारी जो मेजर फिरासत मैडम है उन्होंने भी कहा था कि मैं अपने तौर के ऊपर कुछ मदद करना चाहूँगी, उन्होंने भी दुआ फाउंडेशन को मदद किया था। हम लोग इस तरह के सिलाई मशीन का देने का मकसद यही होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे इदारे देखा है, इंस्टीट्यूट देखा है जहाँ पर हमारी बच्चियाँ पैसे देकर फीस भर के वो कोर्स हासिल करती है और उसके बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि मतलब कई ऐसी जरूरतमंद बच्चियाँ हैं कि जिन्हें उस सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद भी कुछ नहीं, क्योंकि कुछ इतने मुस्तहिक होते हैं, इतने जरूरतमंद होते हैं कि अगर वो सर्टिफिकेट लेकर भी चले जाए तो उन्हें वो सिलाई मशीन लेकर उनके एक रोजी रोटी का जरिया तैयार करने के लिए भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमने उसी वक्त ये तय किया था कि हम हमारा जैसा भी कोर्स कंप्लीट होगा हम सर्टिफिकेट देंगे और सर्टिफिकेट के साथ एक सिलाई मशीन तमाम हमारी बहनों को हम देंगे ताकि इसके जरिए वो अपने रोजी रोटी का इंतजाम कर सके। मुझे खुशी होती है ये देखकर कि जब कुछ बच्चियां मिलती है और ये कहती है कि मैं आपके दुआ इंस्टीट्यूट से मैं ये ट्रेनिंग हासिल की है, हमारे पास मेहंदी की भी क्लासेस चलाई जाती है। मेरे हिसाब से 2000 से भी ज्यादा बच्चियों ने अभी तक ये ट्रेनिंग हासिल कर चुकी है। मेरे पास सही आंकड़ा नहीं है इसका, लेकिन आज सोहेल साहब अनाउंस ये कर रहे थे कि हम इस बार हर बार हम लोग 50 बच्चियों का सिलेक्शन करते थे और सोहेल साहब ने कहा कि नहीं, इस बार हम 60 बच्चियों का हम सिलेक्शन करेंगे और उम्मी मैडम का हुक्म आया था कि 60 बच्चियों को हम सिलेक्शन करेंगे, लेकिन चिट्ठियां 50 ही उठाई गई। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि मैडम का हुक्म आया है कि 60 का और चिट्ठियां से 50 उठाई गई, तो ये 10 की डंडी क्यों मारी गई करके, तो कहाँ है वो डब्बा और 10 चिट्ठियां उठाई जाए करके उसमें, क्योंकि बड़ी उम्मीद से बच्चियां आती है यहाँ पर कि हमारा भी नंबर लग जाए करके। लेकिन एक बात मैं आज तमाम लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट के ऊपर डिसिप्लिन के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। अगर कोई ये सोच कर आ रहा है कि चलिए मैं एडमिशन तो ले लूंगी, अपनी मर्जी से आऊंगी, अपनी मर्जी से जाऊंगी, कब जब आना है आऊंगी, जब नहीं आना है नहीं आऊंगी करके, हमने कई बच्चियों का एडमिशन होने के बावजूद भी उनका एडमिशन इसलिए कैंसिल किया है कि वो यहाँ पर इंस्टीट्यूट के ऊपर सही वक्त के ऊपर नहीं आती थी या कई दिनों की छुट्टियां ले लेती थी। तो हमारा मकसद इस कोर्स को चलाने का यही है
कि आपके अंदर ये काबिलियत आ सके कि आप जब ये कोर्स कंप्लीट करें तो अपने रोजी रोटी का जरिया बना सके। बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं कि जो अलग अलग इलाकों से आती है, दूर दूर के इलाकों से आती है, एक अच्छा दोस्ती का रिश्ता उनका वहां पर हो जाता है। डॉक्टर साहिबा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आज भी वो किस्सा मेरी आंखों के सामने हुआ था। एक बहुत ही गरीब समाज की एक हमारी एक हिंदू बहन थी जो हरसूल इलाके से आती थी, और जब ये कोर्स जब स्टार्ट होता है तो मैं इनका इंट्रोडक्शन लेने के लिए जाता हूँ कि कौन बच्ची कहाँ से आई है, इनके वालिद क्या करते हैं, ताकि इनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है मुझे पता चल सके। तो मैं इन बच्चियों का जब इंट्रोडक्शन दे रहा था तो एक हरसूल की एक बच्ची थी जो मैंने उससे जब पूछा कि आपका नाम क्या है, उसने अपना नाम बताया, और मैंने जब उससे ये पूछा कि तुम्हारे फादर क्या करते हैं, पिताजी तुमसे क्या करते हैं, मैंने ये जब सवाल किया तो लड़की एकदम खामोश खड़ी रही, और मैंने पूछा कि क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी, बताओ ना। तो लड़की ने एकदम रोना शुरू कर दिया, और वो जैसे ही रोना शुरू करी तो बाकी जितनी भी लड़कियां हमारी बुरखे में थी वो सब उसके पास गई और उसको समझाने लगी। मैं थोड़ा सा परेशान इस बात से हो गया कि मैंने ऐसा क्या सवाल कर दिया कि ये बच्ची रोने लगी करके। तो मुझे ये बताया गया कि उस बच्ची के फादर और ये बच्ची अकेले एक छोटे से कमरे के अंदर रहते हैं, और उसके फादर को कैंसर हुआ है और वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये बच्ची अपने पिताजी को मदद करने के एतबार से मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर ज्वाइन करी थी, लेकिन जब उसके आंख से आंसू निकले तो हमारे पहुंचने से पहले ही उसकी इतनी सारी बहनें उसको समझाने के लिए पहुंची, तब मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, हम जिस मकसद से ये दुआ फाउंडेशन बनाए हैं वो मकसद आज हमने हासिल कर लिए हैं, क्योंकि हम सब एक दूसरे की मदद करने के लिए ही यहाँ पर आए। तो यही वो मेरी मंशा है कि आप लोग इस इंस्टीट्यूशन के अंदर आएंगे। सिलाई मशीन एक जरिया है। देखिए, अल्लाह ने हमें यह आज मौका दिया है। मैं जो पहली मरतबा एमएलए चुनकर आया तो लोग कहते थे कि ये कैसे जीतेगा करके, कौन है ये, इसको कौन पहचानता है करके, लेकिन लोग आए साथ में और मुझे एमएलए बनाया। और जब एमपी के लिए खड़े रहा तो यकीनन अर्चना साहिबा मैडम के दिमाग में ये सवाल होगा कि एमपी जीत सकेगा क्या करके, या फिरासत को भी लगा होगा कि एमपी कैसे जीत सकेगा। बहुत सारे लोग यही सोच रहे थे कि एमपी कैसे बनेगा करके। तो मैंने कहा कि मैं वोटों से एमपी नहीं बनूंगा, मैं दुआओं से एमपी बनूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो दुआएं मुझे दी गई थी, इसीलिए मैं आज जो भी करता हूँ मुझे ये फर्ज चुकाना है उन लोगों का जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा दिया था। इसलिए जैसे जैसे जब वक्त बीतता चला जाता है तो मैं यही सोचता हूँ कि आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द निभाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। मेरी तरफ से जितना हो सकता है मैं ईमानदारी के साथ कोशिश करता हूँ, और ये दुआ फाउंडेशन की एक कोशिश का नतीजा है। बस आप लोगों से यही इंतजार है, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। हम ये कोर्स जब चलाते हैं तो हम 1 रुपया किसी से नहीं लेते, न एडमिशन के लिए लेते हैं, न बच्चियां ट्रेनिंग के लिए जब आती है तो उनके लिए कोई 1 रुपया हम लेते हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों से एक चीज मांगना चाहता हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे वो जरूर देंगे। जब भी नमाज के लिए हाथ उठे उन दुआओं में मुझे जरूर याद करिएगा, क्योंकि आपकी दुआओं के बलबूते के ऊपर ही ये काम हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि 50 बच्चियों का हम करते थे और 10 बच्चियों का आप चिट्ठियां उठाइए, डिक्लेयर करिएगा। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो बच्चियां आज नहीं आए हैं और उनका नाम उठ गया है तो उनको घर पे ही रहने दीजिएगा, और किसी उसके जगह पे दूसरे बच्ची का नाम उठा लीजिएगा, क्योंकि ये उम्मीद से आए हैं, एक यकीन से आए हैं कि हमारा भी नंबर उठने वाला है करके। तो उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए। तो जो नहीं आए हैं वो घर पे रहने दीजिएगा, जो यहाँ पर आए हैं उनका नंबर उठाइएगा, और ये 60 जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनके लाइए। तो ये और 10 लोगों के 107 नंबर किसका है ये लिख लीजिएगा। 107 नंबर की जो बच्ची है वो यहाँ पर है, तो आप खड़े हो जाइए और बताइए
बताइए कि आप यहाँ पर है। 107 नंबर पे है पिंजारी शाहिद जान मुनाफ जागीरदार कॉलोनी की है। मुबारक आपको। खुश है ना? खड़े रह के हाथ बताइए मुझे, खुश है आपकी किस्मत में का। नंबर 33 नंबर की है हमारी शेख मुसर्रत जहां शेख सलाउद्दीन आलमगीर कॉलोनी की। आलमगीर कॉलोनी की शेख मुसर्रत कहाँ है? तो खड़े रहिए आप। खुश है ना? तो दोनों हाथ से मुझे नंबर 63 63 नंबर के ऊपर है हमारी शेख अस्मा फातिमा अब्दुल मिनहाज जो चीनीपुरे से आती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बहुत मुबारक आपको। यकीन हो गए थे। इसके बाद 71 नंबर के ऊपर है हमारी बहन सैयदा नीलोफर सैयद मुमताज अली फाजिलपुरा से। चलिए बहुत बहुत मुबारक आपको। फिर 51 नंबर के ऊपर है 51 नंबर के ऊपर है शेख आयशा अब्दुल रज़ाक लेबर कॉलोनी से। लेबर कॉलोनी से शेख आयशा अब्दुल रज़ाक। ये नहीं है तो ये गलती रहने दीजिएगा, एक बार फिर क्यों उठा लीजिएगा। इसके बाद है 16 नंबर शेख रेशमा मुशीर खान आलमगीर कॉलोनी। शेख रेशमा मुशीर खान आलमगीर कॉलोनी, बहुत बहुत मुबारक आपको। ये है नंबर 6 नंबर है आसिफा सुल्ताना जो हमारा सेंटर है कलेक्टर ऑफिस के कंपाउंड में ही रहती है। शेख आसिफा सुल्ताना कलेक्टर ऑफिस कंपाउंड मेरे पड़ोस में है जहाँ पर ये सेंटर चलाया जा रहा है। उन्होंने सोचे कि आज के दिन मैं आराम कर लेती हूँ, सो जाती हूँ करके, तब उनसे कहूँगा कि आप सोते चलिए मुबारक आपको। और इतना जोर से उठिए आप दोनों हाथ उठा के। चलिए ये है 61 नंबर 61 नंबर है शेख मुस्कान मालिया शेख इस्माइल। शेख मुस्कान मालिया शेख इस्माइल फाजिलपुरे की रहने वाली है। ये है यहाँ पर शेख मुस्कान मालिया शेख इस्माइल फाजिलपुरा नहीं है। चलिए 146 नंबर 146 के ऊपर है शेख शिफा रानी नदी NHB कॉलोनी। शेख शिफा रानी नदी NHB कॉलोनी नहीं है। 152 नंबर 152 के ऊपर है शेख अंजुम परवीन कटकट गेट। शेख अंजुम परवीन कटकट गेट नहीं है। चलिए खुदा हाफिज़। नंबर 85 पे है खान अर्शिया नूर है शाह बाजार की है। बहुत बहुत मुबारक आप सबको। और इसके बाद आप लोगों को अपनी अपनी सिलाई मशीन लेकर जाना है। जिन लोगों के सर्टिफिकेट्स एक्सचेंज हो गए हैं वो अपने अपने एक्सचेंज कर लीजिएगा और अपनी अपनी सिलाई मशीन लेकर जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मुझे इम्तियाज अली सर के आज 50 मशीन तकसीम की जाएगी। तलबा को इस काबिल बनाने के लिए असातिज़ा भी मददगार हैं जिसमें रूमी मैम, नीलोफर मैम, साजिदा मैम और सबसे अहम अनवर अंकल सबसे ज़्यादा मददगार है। इम्तियाज अली सर एक बेबाक टीचर है। आप बहुत मिलनसार शख्सियत है जो आपको औरों से मुनफरिद रखती है। आप खिदमत कर लोगों की मदद के लिए बरवक्त तैयार रहते हैं। मैं इम्तियाज अली सर और अर्चना सादा मैम के लिए कुछ कहना चाहूँगी जिसके पास में डायबिटीज़ का इलाज चल रहा है। हमको बिठा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको बिठा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे है ज़माना ज़माने से हम। बस मेरे लहजे में जी हुजूर ना था, बस मेरे लहजे में जी हुजूर ना था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर ना था। थैंक यू अर्चना सादा मैम, थैंक यू के प्रेसिडेंट जनाब इम्तियाज अली सर, मोहतरमा रूही मैडम, जलसे के मेहमान खुसूसी डॉक्टर अर्चना सादा मैडम,
अस्मा फिरदौस मैडम, डॉक्टर ज़कीउद्दीन सर और तमाम सामीन को मैं सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं दुआ फाउंडेशन के तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे आप सब से रूबरू होकर मुलाकात का शर्फ बख्शा है। आप लोगों को जो आज 50 सिलाई मशीन दी जा रही है, मैं समझती हूँ कि हमारे जो इम्तियाज़ जलील सर है और मैडम है, ये लोगों के जो एक जज्बा है कि हमारी कौम को और हमारी सोसाइटी को मजबूत करने का, बारोज़गार और बाहुनर बनाने का ये उसका पहला कदम है। ये मशीनें सिर्फ मशीनें नहीं है, ये आपके रोज़गार का जरिया बनेगी। जहाँ पे आप ड्रेस सिएंगे, सिंपल बैग, आजकल पॉलीमर वेस्ट कम करने का पूरी दुनिया में बोला जा रहा है, ताकि हम लोग कम से कम पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हुए कपड़े का इस्तेमाल ज़्यादा करें। एक पॉलीथीन बैग भी आपको 5 रुपये 15 रुपये एक घर बैठी औरत को कमाने का मौका मिलता है। हॉस्पिटल के ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं, चादर हो गया, कोट हो गया, एप्रन हो गया है। और इसी तरह इतनी दूर ही क्या जाना, हमारे झंडे जो बिकते हैं हर साल, बनते हैं तो सिर्फ 1 रुपये में, बिकते हैं 5 रुपये में। तो हमारी बहनें घर बैठे 4 रुपये कमा सकती है और इस सब को कमाने के बाद दुआ फाउंडेशन को दुआ दे सकते हैं। ये एक सरदार का फोरसाइट होता है कि वो अपने लोगों को मजबूत करता है। और जब हमारे पास ऐसी लीडरशिप है तो मैं सोचती हूँ अगर आप लेडीज़ इन मशीनों को एक साथ ऑपरेट करें, कहीं से ऑर्डर्स ले, तो हम गारमेंट इंडस्ट्री का बेस्ट एग्जाम्पल बन सकते हैं। अगर आप लोग देखेंगे, पाकिस्तानी सूट खरीदते हैं हम 1100 रुपये में, सूरत का कपड़ा खरीदते हैं हम 700 रुपये में। लेकिन आप क्या जानते हैं, कपास सबसे ज़्यादा मराठवाड़ा में होता है, कॉटन का कपड़ा सबसे ज़्यादा मराठवाड़ा में होता है। कॉटन ये प्रोसेसिंग के लिए स्टेट के बाहर जाता है। अगर इस फन को हासिल करने के बाद आपने पैच वर्क, एम्ब्रॉयडरी, मुकेश का काम, ये सब को अच्छे से नफीस तरीके से करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, तो मुरादाबादी काम या लखनऊ के काम की तरह औरंगाबाद के स्टिच का भी एक नाम हो सकता है। जिसने आपको आज ये मशीनें दी हैं, अपने फन से शहर को अपनी पहचान दीजिए। मैं आप सब से ये गुजारिश करूँगी। आज जो वो 50 लकी लेडीज़ है और जो 250 लेडीज़ पहले ये सब चीज़ों के बेनिफिट ले चुके हैं, रोज़गार कमाने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली है ईमानदारी, दूसरी है मेहनत। अगर औरतों के पास ये 2 चीज़ें हैं तो वो दुनिया में कहीं पर भी अपनी रोज़ी रोटी हासिल कर सकते हैं। आज इस फंक्शन में मैंने और एक चीज़ देखी है कि हमारे पास मेहंदी के टीचर्स हैं, मेहंदी सिखाने वाले। और मैं टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। शायद आई हुई सभी खवातीन यहाँ पर एक फ़ोन लेकर आए हैं, लेकर आए आप लोग फ़ोन जी। तो इस फ़ोन के अंदर एक पीसीबी होती है जो आपके फ़ोन का मेन मदरबोर्ड होता है। क्या आपको पता है, टोक्यो, जापान और ताइवान में जो पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसको असेंबल करने वाली 100 औरतों की टीम होती है। वो लोग के हाथ में वही नफासत होती है जो आप राउंड अच्छा से बनाते हैं, फूल बनाते हैं, बारीक डिज़ाइन और बारीक लाइन बना सकते हैं। अगर आपने मेहंदी के कोन का मीडियम, एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और एक पीसीबी ले लिया, तो शायद जो हमारी औरंगाबाद की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर डेवलप हो रहा है, आप लोग भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यही हुनर को, यही मेहंदी डालने के फन से औरंगाबाद को मजबूत कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि मैडम बहुत आगे की सोच रखते हैं। जब ख्वाब बड़े रखोगे तो शायद मेहनत करके हासिल कर ही लोगे। और उस सब के लिए देखिए, ट्रेनिंग देने का काम आपको दुआ फाउंडेशन ने दे चुका है। अब आपको इस मेहंदी को आपके हाथ पे लेना है, या कपड़े की कढ़ाई पे लेना है, या फैब्रिक या टाइल की पेंटिंग पे लेना है, या आपके ऊपर है। और हर कारीगर को दाम उसके फन के हिसाब से मिलता है। और जब हमारे शहर के हर घर में रोजगार पैदा करने वाली औरत, बच्चा और बाप रहेगा, वो दिन दूर नहीं कि हमारे शहर से शायद सबसे ज़्यादा ज़कात जाएगी। अभी मुझे बहुत खुशी हुई थी पेपर में जब मैंने पढ़ा था कि सर ने पुलिस प्री ट्रेनिंग के लिए औरतों का एक खुसूसी बैच शुरू किया था। और उस वक्त मेरे जहन में एक सेंटेंस आया था, हम वतन होना
ये हम वतन होना और ये वतन हमारा है, ये जान लेना औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं वापस बोलूँगी, हम वतन होना ये एक अलग बात है, ये वतन हमारा है, ये जान लेना औरतों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम हर शोबे में आगे आएंगे और अपनी पहचान बना सकेंगे। आपने देखा होगा काफ़ी सारे जिंसी में या शहर के दूसरे एरिया में एक मिसेस पुलिस डिपार्टमेंट में मिसेस निम्बोरे हैं, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में खिदमत अंजाम देती हूँ। मैं उनके वालिद को सलाम पेश करती हूँ उनकी सोच के ऊपर। वो एक ग्रामीण में रहने वाले एक वालिद है जिन्होंने अपनी बेटी को पुलिस डिपार्टमेंट में पढ़ाने ज्वाइन करवाया, और आज वही निम्बोरे मैडम हम शहर की औरतों की मुहाफिज बनी हुई है, क्योंकि एक औरत अपनी परेशानी औरत के साथ शेयर करना पसंद करती है। हम में हर किसी में अलग अलग फन होता है, अगर आप लोग भी ये चीज़ जानेंगे तो हर चीज़ में आप आगे आ सकेंगे। और जब भी मैं कहीं जाती हूँ और ये स्टाफ के साथ पाई जाती हूँ, लोग बोलते बोलो जॉब में कैसे चले गए, बहुत आसानी से पूछते। आर्मी में भी लोगों ने पूछा आर्मी में कैसे आ गए, तो मेरे को एक ही कहना आप सब लोगों से, गवर्नमेंट नौकरी देते वक्त काबिलियत देखती है और हर जगह आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुली है, लेकिन हमारे जो माशरा है या कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रखने की वजह से हम जो अपने आप को खुद ही को हमने एक नाअहलियत के तासुब का नाम देकर अपने आप को हालात से पर्दापोश कर लिया है, और इसी वजह से हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से पीछे रहते हैं। मेरी तमाम वालिदैन से जो यहाँ पे औरतें हैं जो कि अपने बच्चों के लिए भी, मेरी एक ही रहेगी, उनको पढ़ाइए, मेहनत करने की आदत उनमें डालिए, बाकी अल्लाह मुक़द्दर में जो है वो अता करता है। और आज जैसा अर्चना साड़ा मैडम ने कहा है, हमारे शहर में तकरीबन रहने वाले लोग आजकल अपार्टमेंट में रहते हैं, छोटे घरों में रहते हैं, और इसी वजह से साथ में हमारे को जहेज में वॉशिंग मशीन दी जाती है और मिक्सर दिया जाता है, तो साथ में बीपी, शुगर, डायबिटीज़, पीसीओडी, ये सब हमारे लिए घरेलू बीमारियां बन जाती हैं। मेरी तमाम ख़वातीन से गुजारिश है, जब आप घर का और सबका ध्यान रखते हैं, अपनी सेहत पर तवज्जो दीजिए। शहर के अभी काफ़ी पार्क्स, ओपन ग्राउंड्स या पब्लिक स्कूल्स खुले हैं, आप वहाँ पर जाकर वॉकिंग करके या जिसकी तरह से बापर्दा रहते हुए अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी सेहत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप 100 रुपये अपने ऊपर अच्छी ग़िज़ा में डालिए, ना कि डॉक्टर के पास जाकर। बहुत आसान होता है काम से बचना, लेकिन एक बार बीपी या शुगर के साइकिल में चले जाएंगे तो आप अपनी सेहत खराब हो जाएगी। मेरी दुआ फाउंडेशन को मैं आखिर में शुक्रिया कहती हूँ, मुझे इतना वक्त दिया बात करने के लिए, शुक्रिया बहुत बहुत। दुआ फाउंडेशन का जो काम अभी हमने सुना, ये सुनकर मेरे मन में दो ख्याल आ रहे थे, मैं सुनने ही दो ख्याल आपसे शेयर करूँगी। एक कहावत है कि you give a man a fish and he eats for a day, you teach him to fish, they eat forever। मतलब आप किसी को एक मछली देते हैं खाने के लिए, एक दो पेट भरता है, पर आप उसको मछली पकड़ना सिखा लें तो वो जिंदगी भर खा सकते हैं। तो आई थिंक जो दुआ फाउंडेशन काम कर रही है वो आपकी एम्पावरमेंट कर रही है, आपको सबल कर रही है। तो जैसे ये सिलाई मशीन है, ये कार्य है, ये स्किल है, ये सीख पाना एक वुमन के लिए, स्पेशली एज अ लेडी मैं कहूँगी, ये सबसे बड़ी ताकत है।